नमस्कार। एक बार पुनः सबको मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग इस टीचर एजुकेटर का जो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है एकेडमिया के लिए, इंटरेक्शन के लिए, डिस्कोर्स के लिए, तो सबसे पहले डॉक्टर सोमू सिंह जी को बहुत बहुत ही धन्यवाद कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे अक्रॉस द कंट्री लोग जुड़ रहे हैं, एकेडमिशियंस जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ख़ास करके जितने भी जो रिसर्चर्स ये जुड़ रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका। तो इनको बहुत बहुत ही धन्यवाद कि इन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, ख़ास करके इतने बड़े गैलेक्सी से जुड़ने का, जो ख़ास करके देश के कोने कोने में हैं और अपने घर बैठे इस एकेडमिक डिस्कोर्स का एक बेनिफिट ले रहे हैं। आज जिस विमर्श बिंदु को लेकर के हम आए हुए हैं, उसका जो कंटेंट है और उसका जो स्कोप है, उसका जो एक रेफरेंस है, वो है कि न्यूरोसाइंस के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं लर्निंग के प्रति, लर्निंग को किस तरीके से न्यूरोसाइंस देखता है। तो जो न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, और इस तरीके से कैसे हम लर्निंग को समझें। लर्निंग को समझने के लिए खास करके बहुत सारे विषय ने कंट्रीब्यूट किया है, और चाहे फ़िलॉसफ़ी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे जो भी इवन टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे टूल्स हों, चाहे मेडिकल साइंसेज हों, बहुत सारे विषयों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने तरह से लर्निंग को डिफ़ाइन करने की, लर्निंग को एनालाइज करने की, लर्निंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आज हम खास करके न्यूरो साइंस का जो पर्सपेक्टिव है, उसने एक नई दिशा दी है लर्निंग को समझने के लिए। खास करके जब हम बात करते हैं लर्निंग, चूँकि एक जितने भी मानव व्यवहार हैं, उस मानव व्यवहार में से वो एक की बिहेवियर है। क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पहले से, पूर्व से लेकर के, और इवन की कहते हैं वोम्ब से लेकर के टॉम्ब तक, गर्भ से लेकर के कब्र तक, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है कि हम अपने आप को किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को रीस्ट्रक्चर करते हैं, हम अपने आप को रीस्ट्रक्चर करते हैं। इस तरीके से एक अनवरत जो चलने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को, जिसे अनुभव के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसे लर्निंग की संज्ञा दी जाती है। तो लर्निंग को समझने के लिए समय समय पर बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आए, और जो न्यूरो साइंस का जो लेटेस्ट पर्सपेक्टिव है, जिसको बायोलॉजी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, जिसको ब्रेन बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं,
जिसको एक यदि कहा जाए तो ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग कहते हैं। अंतर विषयक जो एक उपागम है या जो परा विषयक उपागम है, इंटर डिसिप्लिनरी और जो ट्रांस डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, उस अप्रोच के माध्यम से लर्निंग को किस तरीके से समझा जाए। हम जानते हैं कि लर्निंग एक इस तरीके से हमारे बिहेवियर में होने वाला जो परिवर्तन है, जो वाकई यदि किसी का लर्निंग पेस यदि कम हो, लर्निंग की प्रक्रिया यदि प्रॉपरली नहीं हो पा रही हो, तो हम जानते हैं कि हमारा विकास संभव नहीं है, हमारा जो एक एडजस्टमेंट है वो संभव नहीं है, हमारा जो एक जो एडेप्टेशन है वो संभव नहीं होगा। यानी कि लर्निंग यदि देखा जाए तो एडेप्टेशन से लेकर के जो एकोमोडेशन से लेकर के, एडजस्टमेंट से लेकर के, इन बहुत सारी प्रक्रियाओं को मिल कर के एक हमारे व्यवहार में होता है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि लर्निंग को हम किस तरीके से समझें। तो आज जो न्यूरो साइंस का जो है वो एक ट्रांसडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है, जिसमें जैसा कि आपको कहा गया कि ये एक कहा जाए तो एक लर्निंग साइंस है, जबकि एक लर्निंग आर्ट्स भी है। ये एक हम लर्निंग साइंस की भी बात करेंगे और एक लर्निंग आर्ट्स की भी बात करेंगे, खास करके ब्रेन बेस्ड लर्निंग जिसको कहते हैं। हम जानते हैं कि सारे जो लर्निंग है उनका आधार ब्रेन है, लेकिन न्यूरो साइंस के जो शोध हुए हैं, न्यूरो साइंस ने जो बहुत तरह के अपैरेटस, बहुत सारे के इक्विपमेंट्स, बहुत सारे जो टूल्स हैं, जो इनर साइड में क्या क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, क्या गतिविधि हैं अंदर की। क्योंकि पहले तो हम केवल और केवल एक अंदाज़ा लगाते थे कि ऐसा यदि ये कोई दीपक है तो ये ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है, तो इसका ये एक संभावित कारण हो सकता है। लेकिन न्यूरो साइंस ने एक बहुत हद तक यदि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम समझें कि किस तरीके से न्यूरो साइंस ने हमारे कॉग्निशन को, लर्निंग के प्रति जो कॉग्निशन है उस कॉग्निशन को चेंज करने का काम किया है। मैं यहाँ पे बहुत सारे बुक्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें खास करके इस लर्निंग प्रक्रिया को समझने के लिए आपको मदद मिलेगी। खास करके जो सुपर माइंड जो बुक है दीपक चोपड़ा जी की, खास करके जो वी.एस. रामचंद्रन जी की जो बुक है द टेल टेल ब्रेन, और जो लेविंथल की बुक है जो द इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजिकल खास करके साइकोलॉजी, और इस तरीके से जितने भी हैं, ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द टीन एज ब्रेन जो डॉक्टर फ्रांसिस जेनसन की बुक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं यदि आप जिन बुक्स को आप स्टडी करेंगे तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, जिसमें खास करके जो ओम स्वामी जी की कुंडलनी एक बुक है, जो इंटीग्रल जो चक्रा साइकोलॉजी है, जो किस तरीके से हमारे अंदर जो चक्र, जितने भी चक्र हैं, वो चक्र किस तरीके से एनर्जी को फ्लोट करता है और किस तरीके से हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं समय समय पर। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इसको समझें, एक नए आउटलुक में समझें। तो यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक जो न्यूरो साइंस को यदि देखा जाए तो इसमें मनोविज्ञान का भी कॉम्बिनेशन है, इसमें एक देखा जाए तो सोशोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन है, इसमें यदि देखा जाए तो साइकोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन है, इसमें देखा जाए तो न्यूरो साइंस का कॉम्बिनेशन है, न्यूरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, और इसमें यदि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। यह मीन्स क्या कि टेक्नोलॉजी जो है, न्यूरो साइकोलॉजी जो है, न्यूरो साइंस जो हैं, जो मनोविज्ञान, जो सोशोलॉजी, इन सब मिल करके ये कीजिए तो शायद
हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हमें देखना होगा। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए जो चाहे टीनेज ब्रेन का एक डिस्क्रिप्शन हो, चाहे जो कुंडलनी का, जैसे मैंने बताया कि जो ओम स्वामी की एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी बहुत अच्छी बुक है, जो खास करके परमहंस योगानंद को भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें न्यूरो साइंस की आपको झलक मिलेगी, जिसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की वो बात करते हैं और किस तरीके से मेडिटेशन हमारे पूरे न्यूरल जो नेटवर्क्स है, न्यूरल नेटवर्क्स को किस तरीके से वो एक नई दिशा देता है सोचने के लिए, नई दिशा देता है हमें अपने आप को पहचानने के लिए, हमारे अंदर जो ट्रेजर है उसको ये करने के लिए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम लर्निंग को समझने के लिए, क्योंकि लर्निंग को यदि हम समझ लेते हैं उसमें दोनों एक दूसरे के लर्निंग को और अपने खुद के लर्निंग को, क्योंकि खुद के लर्निंग को समझना जो मेटाकॉग्निशन है, मेटाकॉग्निशन को भी समझने में ये जो न्यूरो साइंस का जो पर्सपेक्टिव है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए जो एक एस्पेक्ट है उस एस्पेक्ट को हमें देखने की ज़रूरत है। खास करके यदि हम देखें तो जो चाहे लर्निंग साइंस या ब्रेन बेस्ड लर्निंग या जो ट्रांस डिसिप्लिनरी बेसिस ऑफ जो लर्निंग है, और जो BS रामचंद्रन की जो हाउ द ब्रेन लर्न्स है, वो एक बहुत ही एक जिसको एक पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। वो एक बहुत ही अच्छी बुक है, VS रामचंद्रन की जो बुक है द टेल टेल ब्रेन। उसको भी यदि आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लर्निंग जो है वो किस तरीके से हमारे कॉग्निशन में किस तरीके से होता है, हमारे संज्ञान में किस तरीके से होता है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक नया पर्सपेक्टिव देता है न्यूरो साइंस। हम जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान हमारे लिए एक ऐसा विज्ञान है जिसमें खास करके हम ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर का और खास करके कॉग्निटिव प्रोसेसेस का हम स्टडी करते हैं। अब कॉग्निशन को समझना हमारे लिए तब तक संभव नहीं है जब तक हम इनर जो हमारे कॉग्निशन का जो इनर डायनामिक्स है उस इनर डायनामिक्स को समझने की कोशिश किया जाए। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे हम ये कहते हैं कि जो डिग्रीज हैं या जो कुछ लर्न करते हैं, वो लर्न करने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए एक जो एक केवल रोजगार की समस्या है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग, जैसे गौरव कुमार जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे लर्निंग, यदि आप केवल लर्निंग के पर्सपेक्टिव को आप यदि समझ जाएंगे तो शायद आपके लिए रोजगार कोई समस्या नहीं होगी। रोजगार का मतलब ये है कि फिर आप रोजगार क्रिएटर होंगे, ना कि रोजगार पे डिपेंडेंट होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर, और आप डिजर्व करने के लिए आप कम से कम अपने मेटाकॉग्निशन को यदि आप लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं, और फिर आपको लोग ढूंढते हैं कि आप एक बहुत अच्छे आप बीइंग हैं, आप एक बहुत ही अच्छे एक स्टूडेंट हैं, आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं, क्योंकि अच्छे लर्नर की हमेशा पूछ रहती है, अच्छे एक पर्सनालिटी की हमेशा पूछ रहती है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इसको समझें। तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान अब अपनी दशा और दिशा अब परिवर्तित कर रहा है, जब से खास करके हमने देखा है कि तो एक एस्पेक्ट हम हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एस्पेक्ट ये है कि हम जो कॉग्निशन के जो विद इन जो प्रोसेस है, कॉग्निशन के जो अंदर जो भी प्रोसेस हैं, खास करके बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आई हैं जो आपको ब्रेन के जो विद इन का जो हलचल है, उस हलचल को हमारे लिए एक समझने में एक बहुत ही बेहतर भूमिका प्ले करता है। और एक यदि हमें देखा जाए तो हमारे लिए एक बहुत ही एक बेहतर एस्पेक्ट होगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे यदि देखा जाए कि हम MRI की बात करें, हम जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलो जो ग्राफी है, जो EEG की बात करें, इस तरीके के जितने भी हैं, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हैं, इस तरीके की जब हम देखें कि सब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिस टेक्नोलॉजी के लिए
उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने न्यूरो जो डायनेमिक्स हैं, जो आपके जो विद इन कॉग्निशन जो जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं उसको समझने में बहुत ही आसानी होती है। बहुत सारे स्कूल्स आए मनोविज्ञान में, जिसमें खास करके जो स्ट्रक्चरलिज्म हो, फंक्शनलिज्म हो, बिहेवियरिज्म हो, चाहे साइको एनालिटिक हो, चाहे कॉग्निटिविज्म हो, ह्यूमैनिज्म हो, बहुत सारे मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय आए, बहुत सारी विचारधाराएं आईं। लेकिन क्योंकि हमारे पास उस समय क्योंकि एक जो इनडायरेक्ट जो एस्पेक्ट्स था केवल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, जब एक कोई डायरेक्ट टूल हमारे पास डेवलप हो जाता है, चाहे हम एक अपने अंदर के जितने भी विदिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो हलचल हैं, उसको यदि देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही एक सुंदर एस्पेक्ट होगा, एक हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर कामयाबी हमें मिलेगी कि हम किस तरीके से इसको एनालाइज करें, किस तरीके से हम एक बेहतर तरीके से हम एक व्यवहार को समझने की कोशिश करें। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं, इस जो स्कूल्स को यदि देखा जाए कि हम एक इंटीग्रल भाव में यदि देखेंगे तो हमें फिर एक नया रास्ता मिलेगा व्यवहार को समझने के लिए। बहुत सारे अप्रोचेज आए, उस अप्रोचेज में हम जानते हैं कि हमारे लिए जो चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल मैकेनिस्टिक अप्रोच हो, चाहे साइकोडायनेमिक हो, चाहे कॉग्निटिव अप्रोच हो, चाहे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच हो, चाहे सोशो कल्चरल अप्रोच हो, चाहे इवोल्यूशनरी अप्रोच हो, ये जितने भी सारे अप्रोचेज हैं, इन अप्रोचेज ने बिहेवियर को नेचुरली एक स्टडी करने का हमें मौका तो दिया है, लेकिन न्यूरो साइंस ने सबको कंबाइन करने की कोशिश की है। जो मनोविज्ञान ने जो कहा, जो खास करके जो सोशियोलॉजी ने जो कहा, जो फिलॉसफी ने कहा, जो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो हमने लर्न किया, उसको खास करके एक अंदर किसी टूल के माध्यम से हमने उसको री एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, री वेरीफाई करने की कोशिश की, उसमें एक जनरलाइजेशन करने की कोशिश की। इस तरीके से हमने देखा कि न्यूरो साइंस एक हमें नया डायमेंशन देता है। और जो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स, जिसमें आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान कभी इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से स्टडी किया, जिसमें बहुत सारे अप्रोचेज जैसे एम्पिरिकल जो एविडेंसेस के माध्यम से जो अध्ययन किया गया, जो एम्पिरिसिज्म जिसको हम कहते हैं, और जो डिटर्मिनिज्म है कि हर एक प्रत्येक कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट है, यदि कोई प्रभाव दिख रहा है तो उसका प्रत्येक कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही होगा। इसलिए हम यूजुअली यदि हम देखें हैं तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट हमें ये है कि हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हम इसको एक होलिस्टिक रूप में हम देखें, उसको एक हम इस तरीके से देखें कि हमें इंटीग्रल एस्पेक्ट्स हमें देखना पड़ेगा। न्यूरो साइंस ने जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको रीवैलिडेट करने का काम किया है, चाहे एम्पिरिसिज्म से हमें डेटा मिला हो या डिटर्मिनिज्म से एक हमें नया समझने का मौका मिला हो, चाहे इडियोग्राफिक अप्रोच हो जिसमें हम पर्सनल के केवल यूनिकनेस की हम बात करें, और खास करके जब हम इडियोग्राफिक या नोमोथेटिक, जब हम नियम बनाने की स्थिति में रहते हों, और हम जब क्रॉस सेक्शनल मीन्स क्या कि एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों का स्टडी करते हैं और जनरलाइजेशन की स्थिति में होते हैं, चाहे क्रॉस सेक्शनल हो, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या कि एक ही यूनिट का हम यदि अक्रॉस द टाइम हम स्टडी करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और इन दोनों का मिक्स्ड जो है सिक्वेंशियल, जो सिक्वेंशियल लर्निंग है, वो ये सभी अप्रोचेज जो हैं एक न्यूरो साइंस में जाकर के मर्ज होता है, न्यूरो साइंस के जो पर्सपेक्टिव है उनमें मर्ज होता है। तो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसको समझें, और ख़ास करके दोनों हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर या कॉग्निशन के अंदर जो आप खुद कैसा परसीव कर रहे हैं, जो खास करके जो एमिक अप्रोच है, और जो बाहर का जो एक्सटर्नल रियलिटी को किस तरीके से आप देखते हैं या एक्सटर्नल रियलिटी आपको किस तरीके से देखता है, जो एटिक अप्रोच है, यानी कि एटिक और एमिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम देखते हैं कि मनोविज्ञान या किसी भी विज्ञान का जो फंक्शन है, जो खास करके डिस्क्राइब करने का, अंडरस्टैंड करने का, प्रिडिक्ट करने का, कंट्रोल करने का और अप्लाई करने का, तो आपको लगेगा कि न्यूरो साइंस के जितने भी पर्सपेक्टिव हैं वो पर्सपेक्टिव एक अपने आप में इन सभी को ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करने का, अंडरस्टैंड करने का, प्रिडिक्ट करने का, मीन्स क्या कि उसकी व्याख्या करने का, उसके बारे में अवबोध पैदा करने का, और ख़ास करके प्रिडिक्शन इवन की पूर्वानुमान लगाने का, कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, और ख़ास करके इसको किसी नए सिचुएशन में अप्लाई करने का, ये सारे हमें मौका देता है।
तो इन एस्पेक्ट्स को यदि देखेंगे तो हमारे लिए लगेगा कि न्यूरो साइंस एक इंटीग्रल अप्रोच है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी सभी का कॉम्बिनेशन है। और ये जितने भी डेटा जो हमें मिले हैं उसको ब्रेन को स्कैन करके, और ब्रेन को खास करके, चाहे वो आप खुद से मेटा कॉग्निशन का स्कैनर हो, चाहे किसी एक्सटर्नल टूल्स के माध्यम से हम स्कैन करें, इसके माध्यम से हमारे लिए समझने का एक नया मौका है। तो हम जानते हैं कि जैसा कि लर्निंग के बारे में आपको कहा जाता है कि ये एक चेंज इन बिहेवियर है जो कि रिलेटिवली परमानेंट है। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब ये है कि सापेक्षिक रूप से स्थायी है, लेकिन वो अनुभव के माध्यम से है। जो आपको स्वतः जो परिवर्तन होता रहता है उसे हम लर्निंग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो ऐसे कैटेगरी में खास करके ग्रोथ और मैच्योरेशन, ये सब जितने भी चेंजेस होते हैं। लेकिन लर्निंग एक ऐसा ये है जो एक दोनों को एक कंबाइन करने का कोशिश करता है, खास करके जो आपके जो मैचुरेशन के माध्यम से जो चेंजेस होते हैं, और उस मैचुरेशन के माध्यम से जो नेचुरल चेंजेस होते हैं, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन या बाह्य वातावरण से जो आप कैसे परिवर्तित होते हैं। तो एक आपके लिए मैचुरेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता है, और जो लर्निंग के माध्यम से, जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के माध्यम से जो चेंजेस होते हैं, जिसको आप लर्निंग कहते हैं, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से समझने में आपको कामयाबी मिलेगी। और हम जानते हैं कि लर्निंग जो थियरी है, वो लर्निंग थियरी खास करके एक ये एस्पेक्ट है कि हम जानते हैं कि लर्निंग होता कैसे है, इसके बारे में हमें वो एनालाइज करने की कोशिश करवाता है कि लर्निंग होता कैसे है। इस तरीके से यदि हम देखे जाएं तो जो मेजर पर्सपेक्टिव है, चाहे वो बिहेवियरिस्ट का हो, गेस्टाल्ट का हो, कॉग्निटिविज्म का हो, कंस्ट्रक्टिविज्म का हो, उसमें से एक और जो बेहतर जो पर्सपेक्टिव है वो न्यूरोसाइंस का है। जो न्यूरोसाइंस जो है वो बायो, सोशियो, कल्चरल, स्पिरिचुअल सभी का कॉम्बिनेशन है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है, जटिलताओं से भरा हुआ है। और इस तरीके से हमारे पास जो भी एक इम्पॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि हमारे लिए जो एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ का जो एक एस्पेक्ट्स है, ये है कि हमारे लिए एक जो सिंपल यदि हम देखें तो एक परिस्थिति में, एक अभी जैसे लेक्चर चल रहा है और इसी में सबके बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शन हैं। रिएक्शन क्योंकि उनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ अभी के आधार पे रिएक्शन दे रहे हैं। मीन्स क्या कि हम जानते हैं ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। इस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को किसी केवल एक सामान्य और एक एग्जाम्पल से हम नहीं हमें समझना चाहिए। तो एक जो फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ह्यूमन बिहेवियर जो है, जिसमें हम इसको ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच से ही समझ सकते हैं। और उस ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच को यदि कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से लेकर के जो एक इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन हम देखेंगे किस तरीके से ये बिल्कुल करीब है, और किस तरीके से न्यूरो साइंस ने जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के जो रिजल्ट थे उस रिजल्ट को रीवेरीफाई करने का काम किया है, री एस्टैब्लिश करने का काम किया है कि जो पुरानी जो एक व्यवस्था थी उस व्यवस्था में किस तरीके से एक ब्रेन के एक सैंक्टिटी पे, एक ब्रेन के पीसफुलनेस पे, एक ब्रेन के इंटीग्रिटी पे, एक इंटीग्रल जो एक डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग का, एक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पे किस तरीके से ये किया है। आपको जो न्यूरो साइंस का जो पर्सपेक्टिव है वो एक साइंस के चश्मे से स्पिरिचुअलिटी को देखने का कार्य करता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एक केवल यदि हम स्पिरिचुअलिटी को भी साइंस के नज़रिए से देखना चाहते हैं और स्पिरिचुअलिटी का कॉनोटेशन या स्पिरिचुअलिटी का जो सिद्धांत है वो यदि वेरीफाई हो जाता है तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी हमें फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये न्यूरो साइंस एक इंडिकेशन देता है। तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम जानते हैं कि जो ब्रेन है, क्योंकि न्यूरो साइंस है तो हमें ब्रेन के सारे डायनामिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। जितने भी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके तरफ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारे इसमें जो 3 पॉन्ड का जो एक जो मास ऑफ जो जेली है, जो यूजुअली देखा जाए कि 1.3 kg से लेकर के 1.4 kg का जो एक जो जेली है, वो जेली समझिए कि कितना वंडरफुल जेली है। और वो यदि देखा जाए तो एक ह्यूमन जो बेबी का जो वेट होता है, जो ब्रेन का जो वेट होता है, वो आप जन्म के समय में यूजुअली देखे होंगे कि 350
ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक का जो वो ब्रेन है, वो ब्रेन जब 1.3 केजी तक का जो विस्तार होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस को समझने के लिए न्यूरोसाइंस बहुत हेल्प करता है। और उसमें खास करके ब्रेन के एनाटॉमी को, यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर को और ब्रेन के फिजियोलॉजी को, उसके शरीर क्रिया विज्ञान को, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे लिए हमें पता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें ये यदि हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये कनोटेशन ये है कि हमारे लिए एक जो एस्पेक्ट है उसमें हम ब्रेन के खास करके जो एनाटॉमी है, जो उसका जो वेरी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमें बेहतर तरीके से यदि देखा जाए तो जो सीटी स्कैन है, जो सीएटी स्कैन है, जो खास करके जिसको हम कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी कहते हैं, जो सीटी स्कैन है, उसके माध्यम से ब्रेन की एनाटॉमी, मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग है, जो एमआरआई जिसको हम कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं और हम जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ मैग्नेटिज्म भी होता है और उस मैग्नेटिज्म, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के माध्यम से हम मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है और या जो मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी कर लेते हैं कि किस न्यूरॉन में, किस नर्वस सिस्टम में, किस पर्टिकुलर जो एक न्यूरॉन है उस न्यूरॉन में किस तरीके से वो एक इनकमिंग सिग्नल्स जाता है, किस तरीके से सेंसरी सिग्नल्स जाता है और आउटगोइंग किस तरीके से एक सिग्नल्स के रूप में आता है। तो ये जो इनकमिंग और आउटगोइंग का जो प्रोसेस है ये बेहतर तरीके से आप खास करके जो सीटी स्कैन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग है जिसको हम एमआरआई भी कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें खास करके जो मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी भी जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और खास करके ये तो ब्रेन की एनाटॉमी और ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है कि ये किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से इसको क्या क्या चाहिए, इसके मेटाबॉलिज्म जो है जिसमें हम जानते हैं जिसको उपापचय कहते हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों, अपचय और उपचय और अपचय दोनों की जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, वो किस तरीके से हम इसको समझने के लिए हम क्या क्या प्रयास करें। उस प्रयास करने में जो जितने भी ये टूल्स हैं, ये टूल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें ईईजी जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम है, जो खास करके एमईजी है जो मैग्नेटिक जो इंसेफेलोग्राम है, चाहे जो पोजिशन जो एक पॉजिट्रॉन इमिशन जो टोमोग्राफी है, ये हमारे लिए खास करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर डाल करके हम यूजुअली देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारे जो नर्वस सिस्टम में या हमारे जो नर्व्स में किस तरीके से हलचल होती है और किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। तो हमारे लिए एक बेहतर एक समझ पैदा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल हुआ है। और ख़ास करके उसमें एमआरआई के साथ साथ जो एफएमआरआई है, जो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, और जो फंक्शनल जो एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसको हम एफएमआरएस भी कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंसाइट ये करता है। इसके लिए इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो ब्रेन का जो एस्पेक्ट है, ब्रेन के इनसाइड जो भी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को देखने की बहुत ज़रूरत है। मीन्स क्या कि हमारे लिए जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं, ये एक देखा जाए तो बायोलॉजी ऑफ लर्निंग को एक समझने के लिए एक बहुत ही बेहतर भूमिका प्ले करता है। मीन्स क्या कि यदि देखा जाए तो ये हम जब से हम जन्म लेते हैं या जन्म के जहाँ से कंसेप्शन स्टार्ट होता है, जहाँ से कंसीविंग स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर के यदि हम देखें तो हमारे लिए एक बहुत एस्पेक्ट है कि हमारा जो ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ये एनवायरनमेंट के और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के माध्यम से उसमें चेंजेज होते जाती हैं, रीस्ट्रक्चरिंग होते जाती है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और एक खास समय तक तो ये जो हमारा जो ब्रेन है बहुत ही प्लास्टिक है, उसमें प्लास्टिसिटी बहुत होती है, उसमें नमनीयता बहुत होती है। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका एज से क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से यदि हम किसी भी बच्चे को जब हम एक स्टडी करवाएं, किसी भी बच्चे को जब हम एक खास तरीके से यदि देखें तो उनके लर्निंग डायनामिक्स को यदि देखें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी यदि देखा जाए तो ये एक देखा जाए तो हम
लाइफ लॉन्ग हम अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से रीस्ट्रक्चर करते जाते हैं हम अपने ब्रेन को उसमें चेंजेस करते जाते हैं, खास करके अनुभव के माध्यम से नए नए स्कीमाज बनते जाते हैं। इस तरीके से यदि देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स क्या कि हम ग्रेजुअली हम देखते होंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तो केवल बैबलिंग और कूइंग और ये होता है, लेकिन हम उसके बाद बिल्कुल हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। स्पोकन लैंग्वेज का जो एक्विजिशन है, ये देखिए कितना वंडरफुल एक गॉड ने हमें एक खास एबिलिटी दी हुई है। मीन्स क्या कि इमोशंस किस तरीके से जनरेट होता है, इमोशन किस तरीके से लर्निंग में रोल प्ले करता है, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा और जितने भी हैं, या जो इंक्रीज ऑफ जो वेट है ब्रेन का, वो किस तरीके से होता है और उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स क्या कि जो एडोलेसेंट के ब्रेन का डायनामिक्स जो है, आपको कभी कभी लगता होगा कि एडोलेसेंट जो हैं वो कभी कभी आपको लगे होगा कि डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं करते हैं। मीन्स क्या कि उस समय खास करके आपको देखना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन में किसी खास तरीके का एक डायनामिक्स होता है जिसमें उनको अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं होता है, वो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। तो वो जो इम्पल्सिव होने का उनका एक जेनेटिक हार्ड जो वायरिंग है उसकी वजह से होता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जेनेटिक जो हार्ड वायरिंग है वो भी ग्रेजुअली जैसे जैसे उसमें रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो फिर वो इम्पल्स पे कंट्रोल करना सीख जाएगा। इस तरीके से हमारे लिए किस तरीके से स्लीप, हमारे लिए किस तरीके से फूड, हमारे लिए किस तरीके से वाटर, किस तरीके से हमारे लिए स्ट्रेस एक इनहिबिशन क्रिएट करता है, हमारे लिए किस तरीके से अवरोध क्रिएट करता है। तो हमारे लिए एक एस्पेक्ट ये है कि हम इसको समझें कि जो लर्निंग का जो समझने के लिए जो एक एस्पेक्ट है, इसको न्यूरोसाइंस ने एक नई दिशा देने का कार्य किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब न्यूरोसाइंस के बारे में हम जब ये कहते हैं, हम ये जानते हैं कि सभी शिक्षक स्नायु विज्ञानी नहीं हो सकते, सभी शिक्षक न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी शिक्षक हैं वो शिक्षक इस व्यवसाय में हैं कि वो अपने स्टूडेंट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उस व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित किया जाना चाहिए, इसलिए उनको बेसिक न्यूरोसाइंस के जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि किस तरीके से एक शिक्षक को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग न्यूरोसाइंस का होना चाहिए, कि ताकि वो कॉग्निशन को समझे, ताकि वो न्यूरल डायनेमिक्स को समझे, ताकि वो इस तरीके से समझें कि कौन सा आपका एक टीचर का कौन सा व्यवहार बच्चे को अपील नहीं करता है, और जब वो एक इस तरीके से करेगा, मान लिया जाए कोई व्यवहार, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक एस्पेक्ट्स हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम ये समझें कि न्यूरोसाइंस के विषय वस्तु को करिकुलम में डालने की ज़रूरत है, चाहे टीचर एजुकेशन के जो भी करिकुलम हो, जो भी ह्यूमन बिहेवियर से जो भी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम टीचर एजुकेशन या किसी और भी जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है उनके करिकुलम में हम इसे शामिल करें, क्योंकि जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ह्यूमन ब्रेन के इंटरनल डायनेमिक्स को, इनर डायनेमिक्स को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हम जानते हैं कि ब्रेन एक अद्भुत संरचना है, ब्रेन में अनंत संभावनाएं हैं, एक रहस्यमय उसका यदि देखा जाए तो अभी तक ये रहस्यमय बना हुआ है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अभी यदि देखा जाए तो केवल 10% भी हम समझ नहीं पाए हैं ब्रेन के डायनेमिक्स को। इसलिए हम यदि देखा जाए तो प्राप्त अनुभवों के आधार पे यह निरंतर स्वयं को परिवर्तित या पुनर्परिवर्तित करता रहता है। इसीलिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, उसमें कॉग्निशन और ब्रेन और माइंड का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन वो टैलेंट लेटेंट रहता है। अब आप देखिए, टैलेंट और लेटेंट दोनों एक दूसरे का यदि देखा जाए तो एक एनग्राम है, लेकिन टैलेंट जो है वो बिल्कुल एक लेटेंट है, वो गुप्त बना हुआ है। लेकिन उस टैलेंट को समझना,
जब हम मेटाकॉग्निशन के माध्यम से टैलेंट को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक बेहतर मुकाम पे पहुंचेंगे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात नहीं है कि जब आपने अपने मस्तिष्क पे विजय प्राप्त कर लिया, आपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया, आपने अपने कॉग्निशन के डायनेमिक्स को समझ लिया, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक दूसरा एक हमें डायनेमिक्स देखने को मिलेगा लर्निंग को। और हम यदि देखें तो जो मस्तिष्क है शरीर के द्रव्यमान का यदि देखा जाए तो केवल 2% है, लेकिन ये पूरे जो शरीर में जितना कैलोरी कंज्यूम होता है उसका 20% जो पार्ट है हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर का ये मात्र 2% है, लेकिन जो एनर्जी कंजम्पशन का ये 20% है। मीन्स क्या कि हमें एनर्जी के सोर्स का भी और एनर्जी के चैनल्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, एनर्जी के चैनल्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा और कि किस तरीके से हम एनर्जी हमें प्राप्त होती है, और एनर्जी का चैनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे लिए क्या भोजन होना चाहिए, हमारे लिए निद्रा कितनी होनी चाहिए, हमें जल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि जो जल है एक बहुत ही गुड कंडक्टर है, और हम न्यूरो साइंस में जो न्यूरॉन में जो एनर्जी का जो फ्लो होता है उस फ्लो में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वाटर का इंटेक कितना होना चाहिए, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो इमोशन है, जो इम्पॉर्टेंट जो संवेग है, वो संवेग किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जानते हैं कि एक इमोशन जो है, जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, तो हम अपनी स्टूडेंट को किस तरीके से इमोशनल नर्चरिंग करें, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोग को अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है, बहुत लोगों को इमोशन, दूसरे के इमोशन को रिकग्नाइज नहीं करना आता है। कब किस समय हमारे लिए यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि हम यदि देखें तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है कि जो ब्रेन सेल्स हैं, वो ब्रेन सेल्स का एक्टिवेशन किस तरीके से होता है। तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन का इंटेक है, चाहे ग्लूकोज का जो इंटेक है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तंत्रिका संकेतों के मस्तिष्क में जो प्रवाह हेतु हैं, उनके लिए हम जानते हैं कि तंत्रिका संकेत को मस्तिष्क में प्रवाह के लिए और फ्लॉलेस प्रवाह के लिए और उसके अविरलता को बनाए रखने के लिए जो वाटर है, वो वाटर का जो एक बैलेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जो हम जब सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद और यदि हम पानी पिए तो एक मॉइस्ट एयर होता है हमारे फेफड़े में, और जल से हमारे फेफड़े में जो ऑक्सीजन होता है उसका एक खास तरावट होता है। और जब वो हार्ट से जब ब्लड फ्लो करता है फेफड़े की तरफ, जो प्यूरिफाई करने के लिए, जो ऑक्सीजन के इनटेक लेने के लिए, तो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक एक मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया उतनी ही स्टार्ट होगी। यानी कि कॉग्निटिव मेटाबॉलिज्म के लिए हमें अपने स्टूडेंट के लिए खास करके ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, वाटर की बैलेंसिंग, ग्लूकोज की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईच एंड एवरी पाठ्यक्रम में इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें रखना चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम किस तरीके से एक मॉर्निंग का जो पीरियड होना चाहिए, वो मॉर्निंग का पीरियड स्टूडेंट को किस तरीके का ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्या ग्लूकोज लेना चाहिए, कितना वाटर लेना चाहिए, ये सभी जो है न्यूरो साइंस इसको एक नया एक डायमेंशन देता है, उसको वैलिडेट करने की कोशिश करता है कि एक स्टूडेंट को अपने आहार और विहार में किस तरीके से परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि उसका एक मेंटल बैलेंस बना रहे, एक कॉग्निटिव बैलेंस बना रहे। इसलिए यूजुअली देखा जाए तो हम ये समझते हैं कि यदि 0 से 2 वर्ष के बच्चों को यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि आप देखें कि उनके आँख को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और आँख से उसे देखने के लिए नहीं दिया जाए तो आँख कार्य करना बंद कर देगा। इवन कि सारे ब्रेन के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर तंदुरुस्त रहते हुए भी आँख कार्य करना बंद कर देगा। इवन कि बहुत समय तक यदि किसी स्टूडेंट को यदि देखा जाए, किसी बच्चे को यदि देखा जाए तो स्पीच का मौका यदि नहीं दिया जाए या ऑडिटरी नर्व्स के सेंसेशन का यदि मौका यदि नहीं दिया जाए तो वो ना तो सुन पाएगा और ना तो वो बोल पाएगा। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है
कि इस जितने भी ये डायनामिक्स हैं, इस डायनामिक्स को हम समझें। तो ये हमारे लिए एक एस्पेक्ट है कि हम किस तरीके से विजुअल स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, सही समय पे विजुअल स्टिमुलेशन, ऑडिटरी स्टिमुलेशन किस तरीके से ज़रूरी है। और जेनेटिक ब्लूप्रिंट को हम जानते हैं कि एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन के माध्यम से हम शेप, रीशेप और डी शेप करते हैं। मीन्स क्या कि जो हमारे पास जो जैविक, जो हमारे पास जेनेटिक संपदा है, हमारे जो पेरेंट्स से मिला है, हमारे जो पूर्वजों से जो मिला है, उन पूर्वजों के माध्यम से यदि हमें देखा जाए तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि हमें देखना चाहिए कि किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि एक सुटेबल एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन, एक जो वातावरण का जो एक उद्दीपक है, जो वाह्य उद्दीपक है, उस उद्दीपक का होना, उस वातावरण का एक अच्छा होना, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट क्लीन स्लेट का, टेबुला रसा का नहीं, हमारा ब्रेन टेबुला रसा नहीं है। ये हमेशा ये एक यदि देखा जाए तो इसमें हमारे संवेग, इसमें हमारे जो संचित कर्म और हमारे लिए बहुत सारे ये एक उसमें कंपोनेंट्स रहता है। तो उन कंपोनेंट्स को हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि मल्टीमीडिया का प्रयोग कितना होना चाहिए। मीडिया किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन करता है। और आज बच्चों में यदि देखा जाए तो ADHD के क्या जो शिकार हैं, जो बच्चे बहुत हो रहे हैं, जो अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर हैं, उस डिसऑर्डर की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किस तरीके से अटेंशन डेफिसिट जो डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से यदि हमें देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस बात को समझें कि ब्रेन का शेपिंग, रीशेपिंग और डीशेपिंग किस तरीके से होते हैं। जो 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, के अलावा भी मस्तिष्क बिना इन सेंस ऑर्गन के भी इंटरनली भी बहुत सारे संकेतों को आइडेंटिफाई करता रहता है। आखिर वो कौन सी ऐसी गतिविधि है, उसको भी हमें समझने की और समझाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि न्यूरोसाइंस हमारे लिए एक बहुत ही एस्पेक्ट एक प्रदान करता है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो हम यदि देखें तो याद रखना या मेमोराइज करना या लर्न करना, ये केवल और केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक जैविक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो इसीलिए इन सभी को कंबाइन करने की जरूरत पड़ेगी। हम जानते हैं कि संवेग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इमोशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इस ब्रेन में इमोशन का एक खास पर्टिकुलर प्लेस है। उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब तक हम किसी भी लर्निंग को इमोशंस के साथ यदि हम उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, इंटैक्ट नहीं करेंगे, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि लर्निंग एक प्रॉपरली हो। तो लर्निंग का इमोशन के साथ किस तरीके से ये है हमारे लिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जो लर्निंग है उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशन पे कंट्रोल करना और खास करके इमोशंस को एक इस तरीके से समझना, दूसरे के इमोशन को पहचानना। तो इस तरीके से न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि इमोशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम इमोशनल होते हैं तो किस तरीके से उन चीज़ों को हम याद रखने की स्थिति में होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जो चीज़ आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस के बारे में यदि देखा जाए तो न्यूरोसाइंस ने हमें ये एक समझने का मौका दिया है कि ये जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, ये एक मल्टीपल इंटेलिजेंस है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट को न्यूरोसाइंस ने बहुत बखूबी रखा है, और उसमें दिखा कि प्रत्येक ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं। कुछ विजुअल के पार्ट हैं, कुछ ऑडिटरी के पार्ट हैं, कुछ स्पेशल लर्निंग के पार्ट हैं, ईच एंड एवरी, कुछ इमोशनल के पार्ट हैं। तो आप यूजुअली देखिए कि पहले एकेडमिक इंटेलिजेंस, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवहार को समझने का मौका हमें मिला है, वैसे वैसे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमने व्यवहार को एक इंटीग्रल वे में समझने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ब्रेन को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जो
स्टार्टिंग से जो जहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है स्पर्म और ओवम से, वहाँ का जो एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, उसके बाद जैगोट का बनना, उसके बाद किस तरीके से एक मोरुला स्टेज में आना, यानी कि एक रिपीटेड सेल डिवीजन के माध्यम से एक 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 ग्रुप ऑफ सेल्स का बनना, है ना। और 16th डे ऑफ जो कंसेप्शन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूरल प्लेट का बनना, न्यूरल प्लेट के बाद एक न्यूरल फोल्ड का बनना जिसको हम न्यूरल ग्रूव कहते हैं, न्यूरल ग्रूव का बनना। और उसके बाद उस न्यूरल ग्रूव में हम यदि देखें तो ब्रेन का, और आप यदि किसी भी जैगोट को और आप किसी भी फीटस को यदि आप उसके आकृति को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऊपर में एक हल्का सर्कल नुमा और एक फिर उसके बाद एक पूंछ नुमा आपको आकृति दिखेगी। इसलिए हमारे लिए एक एस्पेक्ट ये है कि जो पार्ट है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का किस तरीके से न्यूरल ट्यूब के माध्यम से किस तरीके से इसकी संरचना होती है, और खास करके ब्रेन में जो चाहे वो फोर ब्रेन हो या मिड ब्रेन हो या हिंड ब्रेन हो, चाहे अग्र मस्तिष्क का भाग हो या मध्य मस्तिष्क का भाग हो या पश्च मस्तिष्क का भाग हो, ये हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और खास करके जो ब्रेन के डेवलपमेंट के दरमियान हमारे देखते हैं कि बहुत सारे एबनॉर्मलिटी भी ब्रेन में आ जाती है, जैसे हाइड्रोसेफेलस के टर्म में, हाइड्रोसेफेली, या माइक्रोसेफेलस के टर्म में, या एनेनसेफेलस के टर्म में, या स्पाइना बाइफाइडा के टर्म में। बहुत सारे आपको देखेंगे कि इस तरीके से, यानी कि ब्रेन के डेवलपमेंट में यदि थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी हुई तो कभी इसका ब्रेन की आकृति का बढ़ जाना, कभी ब्रेन की आकृति की आवश्यकता से ज़्यादा छोटा हो जाना, इस तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम इसको समझें कि किस तरीके से ब्रेन का नर्चरिंग और जो कॉग्निशन का जो एक जो प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस होता कैसे है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें, क्योंकि जो न्यूरो साइंस हैं उनके जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि हमेशा वो डिवीज़न पे बेस्ड है। आप जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके ब्रेन की आकृति छोटी रहती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है ब्रेन के साइज में बढ़ता जाता है ब्रेन का साइज, यानी कि न्यूरल कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं। और उसके बाद न्यूरल कनेक्शंस के बढ़ने के अलावा हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस होंगे हम उतने ही इंटेलिजेंट होते जाएंगे। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो किस तरीके से न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूरो साइंस ने और उनकी स्कैनिंग जो मैकेनिज्म है, जो स्कैनर्स जितने भी हैं, जो स्कैनिंग टूल्स जितने भी हैं, उन टूल्स ने हमें ब्रेन के डायनेमिक्स को समझने का एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है। हम जानते हैं कि ब्रेन जो चाहे वो राइट ब्रेन हो या लेफ्ट ब्रेन हो, जो सिमेट्रिकल है ना, जो सिमेट्रिसिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूजुअली देखते हैं कि ब्रेन के लेटरलाइजेशन की बात करें कि किस लेटरल का काम क्या काम है, किस भाग का कौन सा, दाएं भाग का क्या कार्य है, बाएं भाग का क्या कार्य है, कौन से लेटरल्स का क्या कार्य है, सिमेट्रिसिज्म कितना है, बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल तो नहीं है। इस तरीके से हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके न्यूरॉन और न्यूरॉन का जो कनेक्शन है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचना को पहुंचाना, दूसरे से तीसरे में पहुंचाना, तीसरे से चौथे में पहुंचाना। आप देखते होंगे कि आपके पैर में यदि कांटा चुभ जाए तो आपका इमीडिएटली मस्तिष्क तक पहुंच जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। आप समझिए कि सुपर कंप्यूटर से भी वो तेज है। तो किस तरीके से ये गतिविधि होती है और इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म कार्य करता है, तो हमारे लिए एक एस्पेक्ट ये है कि हम ये इसको समझें कि इसके न्यूरॉन के फीचर और इसके साइनेप्स में जो रिले स्टेशन है, खास करके जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ट्रांसमिशन सेंटर कहते हैं, तो ये जो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इस तरीके से। और जो इनका कंट्रोल भी होता है वो कभी पेरिफेरल कंट्रोल से लेकर के सेंट्रल कंट्रोल, दोनों कंट्रोल्स होते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम न्यूरोसाइंस ने ये समझने का, समझाने का और हमारे बिहेवियर में जो एक एस्पेक्ट्स है इसको एक बेहतर तरीके से समझाने का कार्य किया है।
हम ये जानते हैं कि कुछ जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, या जो हमारा जो सेरेब्रम है, या जो सेरेबेलम है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रालेटरल होते हैं। मीन्स क्या कि राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है। राइट हैंडेड जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर यदि देखा जाए तो लेफ्ट डोमिनेंट होते हैं, और जो लेफ्ट डोमिनेंट ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो यूजुअली यदि देखा जाए तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रालेटरल है, यानी कि जो राइट हैंडेड उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होना और जो लेफ्ट हैंडेड उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट होना ज़्यादातर लोगों में। तो इस तरीके से जो हैंडेडनेस है कि किस तरीके से हम दाएं हाथ वाले हैं, बाएं हाथ वाले हैं, हमारा कौन सा हाथ ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही एस्पेक्ट ये है कि हम इसको समझें कि किस तरीके से ये एक्टिविज्म और ब्रेन किस तरीके से एक्टिव होता है। तो एक जो कॉन्ट्रालेटरल मीन्स क्या कि उल्टा करना, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, और जो इप्सिलेटरल यानी कि सेम भाग को बायां भाग बाएं को कंट्रोल करे और दायां भाग दाएं को कंट्रोल करे। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को भी समझने में न्यूरोसाइंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको कॉन्ट्रालेटरल और इप्सिलेटरल की जाती है।